हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो है चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिए हैं ऑफ एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। पहली क्लास हो गई है। पहली क्लास में हम लोग ने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कैसे कैसे जो है क्या क्या इससे प्रभाव पड़ा है। हम लोग लास्ट में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था वो क्या था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होगा, है ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें उनकी बात थी। वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ और नहीं, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके प्रियम्बल के रूप ले लेता है। ठीक है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो कुछ और नहीं, वो क्या है, वो एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसी को प्रियम्बल बना दिया गया था कुछ अमेंडमेंट के बाद में। ठीक है, आज हम लोग जो है इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे इसके आगे क्या है, कैसे क्या हुआ, वो हम लोग बहुत अच्छे से देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो इंडिपेंडेंट एक्ट था, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट एक्ट था, इंडिपेंडेंट एक्ट था, ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट एक्ट था इसमें जो है क्या चेंजेस करे गए, ठीक है, क्या चेंजेस करे गए वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे हम लोग ने देखा था कि कल हम लोग ने उसका कंपोजिशन देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसका कंपोजिशन हुआ, 389 मेंबर्स हुए। ठीक है, और 389 में क्या हुआ था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। 296 मेंबर अलग थे और उधर 93 अलग मेंबर थे जो प्रिंसली स्टेट को दिए गए थे। उसके बाद में फिर इलेक्शन हुए थे, 10 लाख पर एक बंदा खड़ा हुआ था इलेक्शन में, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, है ना। जब जीत हुई तो उसमें कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, है ना, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अदर जो पार्टी थी उनको 15 सीटें मिली, कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें हुई। लेकिन आपने ये चीज़ हम लोग ने कल देखा था कि जो जैसे कि 93 सीटें जो थी, जैसे मैंने बताया ना 389 सीटें थी, तो 389 में 296 सीटें ये थी और 93 ये सीटें थी। तो 93 सीटें वो थी जो प्रिंसली स्टेट की थी। क्या थी, प्रिंसली स्टेट की सीटें थी, है ना, राजा रजवाड़े जो लोग थे उनकी थी सीटें। तो अब क्या हुआ कि ये लोग आपने देखा था ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करे थे। ये लोग क्या हुआ, ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए उसमें इलेक्शन, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बने या कॉन्स्टिट्यूंट ऐसी असेंबली बने, क्योंकि ये चाहते थे कि हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहें, क्योंकि अगर ये बन गया तो हम लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इस वजह से ये लोग एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके बाद में अब इन लोगों को मालूम चल गया क्या कि अब जो है अब कुछ जो है होने वाला है नहीं, अगर हम लोग इसमें एक्सेप्ट नहीं किए तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट हो गए ये, या ब्रिटिश प्रोविंस से बहुत से ऐसे लोग आए थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो नहीं आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट एक्ट जब बनता है तो धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने लगते हैं। और ये जो 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर हैं ये लोग भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगते हैं। समझ में आया। ठीक, तो जैसे इंडिपेंडेंट एक्ट बना और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तुरंत ये सब क्या हुआ, ये समझ गए क्या है कि अब हम लोग बाहर नहीं रह सकते। अगर बाहर रहेंगे तो हम ही लोगों का नुकसान है, क्योंकि अगर हम बाहर रहेंगे तो हम अपनी बात हम किससे कहेंगे, क्योंकि हम बाहर रहेंगे तो फिर कोई किसी से कह नहीं पाएंगे। अब अंदर रहेंगे तो ये है कि अगर हमारी समस्या या हमारी कम्युनिटी की जो समस्या है अगर कोई है तो मैं जाके कम से कम उनको अपनी समस्या तो बता सकता हूँ। इस वजह से ये लोग क्या हुआ, उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब 28 अप्रैल 1947 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 स्टेट, जो 6 स्टेट थे, जब कौन 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 1947 में, ठीक है, 47 में क्या हुआ कि ये जो 6 जो स्टेट्स थे उनका रिप्रेजेंटेशन आके इसमें मिल जाता है।
ठीक है। उसके बाद में फिर जब 3 जून 1947 का, जब 3 जून 1947 का किसका प्लान आया, माउंटबेटन का जब प्लान आया था, माउंटबेटन का प्लान आया था ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाला, माउंटबेटन का जो प्लान आया, इस प्लान के तहत जैसे ही ये प्लान आया तो जो बचा कुछ लोग थे जो रह गए थे वो अभी असमंजस में थे कि हम जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, तो वो लोग भी आके इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, शामिल हो गए। समझ में आया, ठीक है। चलो, एंटर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन एंटर द असेंबली। तो मुस्लिम लीग के जो इंडियन डोमिनेंट, अच्छा मुस्लिम लीग जो थी दरअसल ऐसा नहीं, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पार्ट के जो पाकिस्तान ये पंजाब वाला पार्ट था इसी के मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग में गए थे, ठीक है, ऐसा नहीं, मुस्लिम लीग के जो पर्सन थे वो इधर के भी थे, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ इंडिया के भी थे, ईस्ट से भी थे, साउथ से भी थे, नॉर्थ से भी थे। तो क्या हुआ, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो हुआ, जब ये पार्टीशन हो गया, सॉरी, जब पार्टीशन हो गया तो जो इंडिया का जो पार्ट था, इंडिया जो इंडिपेंडेंट पार्ट था, तो अब ये लोग क्या सोचे, मुस्लिम लीग के मेंबर थे पहले, लेकिन अब क्या सोचे कि अब उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है, तो ये लोग भी क्या हुआ, अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होता है, शामिल हो जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। चलो अब देखो इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ, द असेंबली वॉज मेड फुल्ली सॉवरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो असेंबली बनाई गई, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जब बनाई गई, ये जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के माध्यम से ये जो बनाई गई, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया, इसमें जैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है कि इंडिया जो है, इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाएगी, ठीक है, संविधान बनाएगी, इंडिया क्या है, इंडिया पहली बात तो इंडिया क्या बना दी गई, इंडिया बिल्कुल सॉवरेन बना दी गई, सॉवरेन माने संप्रभुत्व बना दी गई। संप्रभु या सॉवरेन मतलब होता है कि अब जो है इंडिया बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया पूरी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो जैसे चाहे वैसे बना सकती है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंडिया चूंकि सॉवरेन हो गई है, संप्रभु हो चुकी है, इस वजह से इंडिया जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। पहला, वो फ्री है उसके लिए, ठीक है, पहला कि जैसा चाहे, ठीक है, वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, ठीक है, फ्री टू मेक, ठीक है, ओन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इसका मतलब क्योंकि सॉवरेन है, ठीक है, सॉवरेन है, तो इस वजह से मतलब कोई दबाव नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार वो चीज़ें कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये हो गया कि सॉवरेन है तो अपना हिसाब बना सकती है। दूसरा चीज़ क्या है कि ऑल्टर कर सकती है, ठीक है, ऑल्टर कर सकती है, मतलब जो ब्रिटिश के जो लॉज थे, जो कानून थे, उनको जो है वो ऑल्टर कर सकती है। ऑल्टर माने चेंज कर सकती है, अगर उसमें कुछ गलत है तो वो चेंज कर सकती है। जैसे ब्रिटिश में क्या हुआ था भाई, देखो जैसे 1935 का एक्ट आया, ठीक है, या 1919 का आया है ना, 1909 का आया, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखा कि वो हम लोग ने बिल्कुल ऐसे ही उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे ही हम लोग ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। जैसे इलेक्शन है, ठीक, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता था पहले, जो क्या होता था, खाली 10% तक उसको रिजर्वेशन दिया जाता था, मतलब 10% ही लोग जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है, पहली बात। और पहले, इसके पहले तो और ही ज़्यादा बदतर हालत थी, क्या कि वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग क्या हैं, जो लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, जो लोग टैक्स जमा करते हैं, ठीक है, जो लोग टैक्स जमा करते हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं या जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो वही लोग जो है वोट डालते थे। लेकिन बाद में इसको थोड़ा चेंज करके और बढ़ा दिया गया 10%। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे ये कानून था तो ये कानून एक्सेप्ट तो करा, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग आज की डेट में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम लोग क्या है, जो वैस के रूप में जो है हम लोग वोट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% ही पॉपुलेशन जो है वोट डालेगी, हम लोग सभी लोग, जो लोग 18 साल के ऊपर हैं वो सब डाल सकते हैं। तो क्या हुआ, इसी में बताया गया क्या कि जो ऑल्टर भी कर सकते हो और या कोई भी चीज़ है उसको रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव माने बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है, ख़त्म भी कर सकते हो अगर कोई चीज़ सही नहीं है,
क्लियर है, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है असेंबली ऑल्सो बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। अभी देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि असेंबली जो बनाई गई, ठीक है, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई, इसके पास दो पावर दी गई, ठीक है। इसको दो पावर कह सकते हैं, या इसके बेसिकली इसको दो काम दिए गए। एक क्या, एक तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या करना है, ठीक है। एक तो अगर हम दो पावर की बात करें तो दो पावर ये हुई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनाई गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बना दी गई इसको कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ठीक है, पहला। और एक बना दी गई लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी। अब देखो दोनों में अंतर क्या है और क्या है ये, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मतलब वो है जो ये एक ऐसी संस्था है, मतलब असेंबली पहला काम क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करेगी, मतलब वो संविधान बनाएगी। क्या बनाएगी, संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, पहला काम। दूसरा काम ये करेगी कि वो लेजिस्लेटिव, वो माने पार्लियामेंट का भी काम करेगी, संसद का भी वो काम करेगी, मतलब जो संसद को जो चलना है वो भी काम करेगी। क्योंकि उस समय क्या था, हमारे पास संसद अवेलेबल नहीं था, ठीक है। जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में हमारे पास संसद नहीं था, और ना ही हमारी जो है हमारा संविधान भी बन के नहीं तैयार हुआ। तो इस वजह से क्या है, तो इसको दोनों काम करना होता था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो ये हुई कि अलग अलग दो काम दिए गए। दूसरी बात क्या है, ये काम जो है ये ऑल्टरनेट डेज पर करे जाते थे, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब जैसे आज जो है, आज कॉन्स्टिट्यूशन का काम होगा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है काम किया जाएगा, संविधान बनाने के लिए काम किया जाएगा, और कल जो है कल क्या करेंगे, कल हम लोग संसद चलाएंगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टू वर्क्स, ठीक है, ये जो दो वर्क हैं। अब देखो जब हम लोग संसद चलाएंगे तब उसका जो चेयरमैन भी होना चाहिए, है ना। संसद चलाएंगे तो उसका चेयरमैन, स्पीकर जैसे आज हम लोग होता है तो उसका चेयरमैन होना चाहिए, है ना। और जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो भी कोई हेड होना चाहिए। तो इनके लिए हेड जो है ये डिफरेंट हो गए थे। क्या क्या हो गए थे, कैसे हो गए थे, कौन कौन थे, तो वो हम लोग जरा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं इधर, ठीक है। जैसे हुआ क्या कि जब हम लोग सेपरेट डेज में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो जब हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी चेयर बाय द राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, मतलब जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तब क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर क्या है, राजेंद्र प्रसाद जो है ये इसकी बॉडी को चेयर करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जो है इसकी चेयर करेंगे, चेयरमैन होंगे। और जब ये लेजिस्लेचर का माने ये संसद के रूप में ये काम करेगी तो जी.वी. मालवलकर, ठीक है। तो कौन काम करेगा, जी.वी. मालवलकर, ठीक है, मालवनकर, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये उसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट्स हैं, इनको जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको जो है जरूर याद भी कर लेना और नोट्स भी बना लेना, ठीक है। सब लोग समझ में आया, ठीक। और दीज टू फंक्शन कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949, ठीक है। और ये जो दोनों फंक्शन हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये 26 नवंबर 1949 तक ये चलते रहे, ठीक है। ऐसा क्यों, या 26 नवंबर तक क्यों चलते रहे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। समझ में आया, हमारा संविधान जो है कब बन के तैयार हुआ फाइनली रूप से, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो संविधान बन गया तो मतलब इसका एक काम तो खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वाला खत्म हो गया। लेकिन बनने के बाद में भी लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग नहीं किया गया, उसको समाप्त नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि याद करो, देखो दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम है इसका लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रही है। तो मतलब लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को चलाना। तो क्या हुआ था, उस समय हमारे पास पार्लियामेंट नहीं बना था, और पार्लियामेंट भी नहीं बना था, और पार्लियामेंट नहीं बनने की वजह से मेन फंक्शन ये था, पार्लियामेंट नहीं बनने की वजह से हम लोग ये काम जो है
मतलब टेम्परेरी या प्रोविजनल लेजिस्लेचर या प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती रही। समझ में आया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये प्रोविजनल पार्लियामेंट मतलब एक मतलब संसद जो है एक उसमें मतलब एक्टिव संसद नहीं मतलब कह सकते हैं हम लोग कि जो है इंटरिम पार्लियामेंट की तरह ये काम करती रही। ठीक है, जब तक नई संसद तैयार नहीं हो गई। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, चलो ये बातें हो गई इसमें। अब देखो इसके आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कुछ और भी फंक्शंस थे। ठीक है, जैसे हम लोग ने 3 मेजर फंक्शन समझे। ठीक है, सबसे पहला मेजर फंक्शन इसका समझा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये चूंकि इंडिया आज़ाद हो चुका है तो अब क्या होगा कि इसमें जो भी मतलब ये एक्ट बनाएगी ये अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने देखा कि ये 2 तरीके से काम करेगी। ठीक है, 2 तरीके से काम करेगी। और तीसरा फंक्शन जो है इसका है कि जो मुस्लिम लीग जो है ये विड्रो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मुस्लिम लीग मेंबर्स जो है वो इंक्लूड इन द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मेंबर जो है मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे वो क्या हो गए, वो जैसे ही हम लोग आज़ाद हो गए, जैसे देखा जाए ऐसे फैक्ट से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि हमारे पास मतलब प्राइमरी जो है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए थे तो 389 मेंबर्स थे। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग भी थे, है सब लोग थे। अब हुआ क्या, जैसे ही हम लोग आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद में इसमें 90 मेंबर अगर हम इसमें से निकाल दें तो 9 बचा और ये कितना बचा, ये 9 बचा और ये 9 बचा, ये 29। ठीक, तो 90 मेंबर जो है मुस्लिम लीग के थे ये कहाँ चले गए, ये पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे हमारा जो इंडिया था तो इंडिया में जो ये पार्ट का जो मेंबर थे ये पहले हमारे पास इतनी सीटें थी, बाद में क्या हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में सिर्फ इतने मेंबर रह गए किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्यों? क्योंकि 90 मेंबर कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो पहली बात ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर देखा जाए क्या कि द असेंबली स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली डिसम्बर सुनिंदा। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलग और क्या फंक्शन है। ये तो 3 मेजर फंक्शन हो गए। ठीक है, 3 मेजर फंक्शन हो गए। अब देखो 2-3 फंक्शन इसके और फंक्शन है। क्या है इसके फंक्शन, जैसे सबसे पहला फंक्शन एक है इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप। ठीक है, ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक है, तो ये वाला देखो अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। देखो जो कॉमनवेल्थ जो नेशंस थे उसमें जो है इंडिया का जो है क्या हुआ, इंडिया ने रेटिफाई अपने आप को कर लिया। ठीक है, उसकी मेंबरशिप को रेटिफाई किया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही 3 काम किए 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, आज़ादी से कुछ समय पहले इसने क्या किया, इंडिया का नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया गया, पहला काम। और काम क्या किया गया, इसने 3 काम एक डेट कौन सी है, वो है 24 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को ये 3 काम हुए। क्या हुए, 3 काम। सबसे पहला काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये क्या हुए, इनको प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुना गया। ठीक है, पहला काम। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में ही दूसरा काम किया गया, हमारा जो नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल एंथम कौन, जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। ठीक है, इसको जो है अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। और तीसरा काम जो इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को हुआ वो है नेशनल। ठीक है, नेशनल सॉन्ग
नेशनल सॉन्ग जो है इसको भी क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग मतलब वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम जो है अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950 को, ये फैक्ट वाली बात है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये 3 काम जो है 24 जनवरी 1950 को किए गए। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। तो ये तुम्हारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम थे। उसके बाद में क्या हुआ, अच्छा अब यहाँ पर एक बात समझो, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों चुना गया? क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग का संविधान जो लागू हुआ है, कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ है, तो संविधान को लागू करने से पहले संविधान का संरक्षक होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो हेड होना चाहिए, हेड ऑफ द नेशन होना चाहिए। तो हेड ऑफ द नेशन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी वजह से राष्ट्रपति को यहाँ से चुना गया, ठीक है। 2 दिन पहले चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग, अब राष्ट्रपति चुना कैसे गया? भाई उस समय तो हमारे पास संसद और ये सारी चीज़ें व्यवस्था उतना था नहीं। तो हुआ क्या, जैसे आज हम लोग राष्ट्रपति की जब चुनाव करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा? लोकसभा, राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव उसके असेंबलीज में, इनसे एमएलए और एमपी से चुना जाता है। तो उस समय क्या हुआ था कि जो तुम्हारी ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी? एक प्रकार से लेजिस्लेटिव फंक्शन भी काम कर रही थी। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने क्या किया, आपस में मत करके उनको राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया एज अ प्रेसिडेंट, ठीक। और ये प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे? जब तक नई जो है संसद बन के और नया दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, तब तक ये रहेंगे। समझ में आया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फैक्ट वाली बात। आगे हम लोग समझते हैं, अब सभी लोगों को मालूम है, थोड़ी फैक्ट वाली बातें हैं कि जो हमारा संविधान बना, ठीक है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। सबको ये बात मालूम होगी, नहीं मालूम तो लिख लो। 2 years 11 month 18 days लग गए संविधान को बनने में, ठीक है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चा करीब जो है 64 लाख रुपए उस समय, ठीक है। 64 बहुत हो गया उस समय की अगर बात करें, 1950 की बात करें, बहुत हो गया, ठीक है। 64 लाख रुपए बहुत हो गया उस समय की बात, ठीक है। तो 64 लाख रुपए लगे और करीब उस समय करीब 60 देश ऐसे थे, 60 देश थे जिनका भ्रमण किया गया, जिनके पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ा गया कि भाई उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। जैसे मैंने बताया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा एक बात कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना सुंदर बना है, इतना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लिखित है। सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मिनट, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों है ऐसा, वो हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हम लोग जो है, देखो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है ये वाला, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको क्या है, आपको मान लो तहड़ी बनानी है, ठीक है, आपको तहड़ी बनानी है, ठीक। तो अगर और आपके पास कुछ नहीं है, ठीक, आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन आप बनाना जानते हो, ठीक है, आप बनाना जानते हो लेकिन आपके पास है कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे? आप भाई पड़ोसी के पास गए, ठीक, आप पड़ोसी से किसी से चावल ले आए, है ना, किसी से तेल लिया है, किसी से भाई गैस का इंतज़ाम कर लिया, किसी से मसाला ले लिया, है ना, किसी से मान लो स्पाइसेस ले लिया, है ना। तो मतलब आपने कहीं पड़ोसियों से क्या किया, आपने कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, लेकिन बनाया अपने तरीके से है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इसी प्रकार से बना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए उस समय लगभग 60 कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद में जो पॉइंट्स जो है उनके अच्छे पॉइंट्स निकले, वो पॉइंट्स को हम लोग ने अडॉप्ट कर लिया,
समझ रहे हो, अडॉप्ट करके, और जो हम लोग के पहले से जो एक्ट चले आ रहे थे उनसे बहुत सारी चीज़ें ली गई, ठीक है, और उनको क्या किया गया, एक साथ रख के कंपाइल करके ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा पेश किया गया। समझ में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय कम नहीं होता है, और 64 लाख रुपए भी कम नहीं होता है। समझ रहे हो, तो बड़ी मेहनत करी गई, ठीक है। अभी हम आगे चल रहे हैं, कमेटीज़ कुछ हैं, तो कमेटीज़ हम लोग देख लेते हैं कि कमेटीज़ कौन सी थी, ठीक है। और कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कमेटीज़ से क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है, इस वजह से कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं जरा कमेटी के बारे में। कमेटीज़ कौन सी, देखो कमेटीज़ बहुत सारी बनी है, ठीक है, कमेटीज़ जो है उस समय बहुत बनी, लेकिन हुआ क्या कि कमेटी की जो मेजर कमेटीज़ थी वो जो है इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कमेटी क्यों बनाएगी, देखो हुआ क्या, जैसे भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जैसे हमारे देश में मैंने कल बताया था कि सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे देश में जो चीज़ें बनी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना किसके लिए, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो और लोगों के लिए बनाया गया, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ, लोगों के लिए बनाया गया, तो अगर हम इंडियंस के लिए बना रहे हैं और इंडियंस को ही नहीं शामिल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ भाई, हमारे लिए आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है, और पता चला उससे हमारी लाभ नहीं हो रहा बल्कि हानि हो रही, तो फिर तुम्हारे नियम बनाने का, तुम्हारे एक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। तो हुआ क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, तो हुआ क्या, जो वो चूंकि रिप्रेजेंटेशन थे सब पूरे भारत के, तो इन रिप्रेजेंटेशन से मतलब जितने लोग थे उन लोगों से बोला गया, अगर उन लोगों से क्या बोला जाता कि साहब आप अपनी राय रखो, आप अपनी राय रखो, तो इतने लोग थे, तो अगर अपनी अपनी राय रखते ना तो वो बहुत समय भी लगता और उसमें बड़ा मतभेद होता, ठीक, मतभेद इन द सेंस मतलब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती। तो हुआ मतलब करा क्या गया कि कुछ सारी कमेटी बना दी गई, ठीक है, कमेटी बना दी गई कि साहब आप जो है, जैसे मान लो 20 लोगों की कमेटी एक बना दी गई है ना, 20 लोगों की एक बना दी गई, 40 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है ना, 50 लोगों की एक कमेटी बना दी गई, और सबको एक एक सर्टेन कमेटी का एक मुद्दा रख दिया गया। जैसे एक फला कमेटी है, वो जैसे मतलब छोटे से एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ, अब एक नॉर्मल एग्जाम्पल और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको, जैसे मैंने बताया, जैसे घर में शादी जैसे होती है ना, शादी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फंक्शन है। जैसे मान लो इसके पहले आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक, अब शादी होने जा रही, अब लड़की की शादी है। अब देखो शादी का फंक्शन, लड़की की, खासकर लड़की की शादी में बहुत सारा इंतज़ाम और बहुत सारी चीज़ें, बहुत जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है वो क्या करता है, तो वो क्या करेगा, वो भाई बहुत सारे काम, तो सारे काम सारे मेंबर ऑफ द फैमिली और कुछ इंपॉर्टेंट रिश्तेदार उनको क्या करता है, एलोकेट कर देता है कि साहब कैटरिंग वाला काम जैसे मान लो है, वो भैया चिंटू तुम संभालोगी, है ना, चिंटू को दे दिया, तो चिंटू को क्या दिया गया, कैटरिंग का काम। तो चिंटू का काम क्या है, वो कैटरिंग का जितना भी काम है वो सारा वो कैटरिंग वाला चिंटू देखेंगे, ठीक है, चिंटू ही देखेंगे। वो कैसे देखते हैं, वो पूरा मैनेज करेंगे। पिंटू जो है, पिंटू को बोल दिया कि तुम जो है जितना टेंट वेंट वाला काम है, डेकोरेशन वाला काम है, वो तुम देखोगे, हैं। अब पता चला पुत्तीलाल है, पुत्तीलाल को बोल दिया क्या कि तुम जितना जो है क्या तो बारातियों वाला जो सीन है वो तुम पुत्तीलाल देखेंगे, पुत्तीलाल पूरा जितने बारात का स्वागत करना है या कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। उसके बाद में फिर जितना मतलब जो सामान वामान है, जैसे मतलब जो गिफ्ट आएगा, है ना, या गिफ्ट दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है कौन देखेगा, पतला तीसरे चौथे बंदे को कर दिया गया। तो मतलब क्या है, एक एक एलोकेशन जब कर दिया गया तो क्या हुआ, फिर किसी भी प्रकार की सारी पूरी शादी हो जाएगी और बिल्कुल किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, बहुत आराम से स्मूथली काम हो जाएगा। अब मान लो ये कमेटी नहीं बनाई, अब मान लो ये जो काम था ये एलोकेट नहीं किया, तो क्या होगा, पता चला वो कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, है ना, और अल्टीमेटली क्या हुआ, पता चला खाना टाइम से रेडी नहीं हुआ, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर चिंटू भी देख रहे थे, पिंटू भी देख रहे थे, पुत्तीलाल भी देख रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, काम पता चला पुत्तीलाल कह रहे हैं नहीं ये नहीं बनना है, ये बनना है, वो चिंटू आ गए, वो कह रहे हैं ये नहीं ये वाला बनना है।
तो इसमें क्या हुआ, इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत है ना। इस वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर अगर काम आप डिसाइड कर देते हो तो क्या होता है, काम बहुत स्मूथली होता है। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई, बहुत सारी छोटी बड़ी कमेटियाँ बहुत सारी बनाई, और उन कमेटियों में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वर्क था और वो कमेटियाँ वो पर्टिकुलर वर्क को जो है बहुत अच्छे से बखूबी उसको निभाई। तो ये पर्टिकुलर जो कमेटियाँ हैं, कुछ मेजर कमेटियाँ जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग लिखते हैं और उनको याद भी रखना है आपको, क्योंकि वो कमेटियाँ एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। वो इतनी बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट कमेटियाँ हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे सबसे पहले जैसे मेजर कमेटीज़ की अगर बात करें, मैं लिखे दे रहा हूँ सब मेजर कमेटीज़ में, ठीक है, मेजर कमेटीज़, ठीक है, मेजर कमेटीज़, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली जो कमेटी जो बनी, ठीक है, इसके कमेटी और कमेटी के साथ में उसके जो चेयरमैन है, भाई कमेटी होगी तो इसका चेयरमैन होगा, वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे सबसे नंबर पर यूनियन पावर कमेटी, सबसे पहली कमेटी जो है, जैसे यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, संघीय शक्ति समिति, ठीक है, इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। पहली कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कमेटियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ पूरा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये भी कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कमेटी, हेडिंग डाल लेना कमेटी, ठीक है, और इसके चेयरमैन, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, कमेटी और इसके चेयरमैन, ठीक है। तीसरी कमेटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल, देखो नाम से याद रखना, प्रोविंशियल स्टेट से संबंधित है, प्रोविंस से संबंधित है, कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल कमेटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 4 ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबको मालूम है, शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो हिंदी में समझ लो, यूनियन कमेटी, संघ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति, है ना, कमीशन कमेटी, तो इसको प्रांतीय वो संविधान समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी माने प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, हिंदी वाले भी हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। 5वीं थी एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज, ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। तो इसके कौन हैं, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल जो है इसके कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है, ठीक है, सरदार पटेल
ठीक है। अच्छा, ये जो कमेटी है, ये एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ ट्राइबल एरिया एक्सक्लूडेड एरिया, इसके कमेटी के मेंबर चेयरमैन कौन है? सरदार पटेल। लेकिन इस कमेटी के 5 सब हेड कमेटी भी हैं, सब कमेटी भी हैं इसके 5 सब कमेटी। लेकिन मैं 5 सब कमेटी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, उसमें 1-2 कमेटी इंपॉर्टेंट है तो वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो कौन कौन सी है? फंडामेंटल राइट ऑफ सब कमेटी, ठीक है। इसका ए पॉइंट है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जे.बी. कृपलानी, ठीक है। जे.बी. कृपलानी इसके जो है चेयरमैन हैं, ठीक है। इसकी सब कमेटी है ये, ठीक है। और दूसरी एक कमेटी है माइनॉरिटीज सब कमेटी, माइनॉरिटीज सब कमेटी, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं H.C. मुखर्जी हैं, H.C. मुखर्जी। तो ये जो 5 सब कमेटियां हैं, 5 सब कमेटी में ये 2 कमेटियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका भी इसी वजह से मैंने नाम लिख दिया है ताकि आप कभी जो है फंसो नहीं। MCQ में से खूब क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो 5 कमेटी ये हो गई। अब छठी कमेटी समझ लो, जो मेजर कमेटीज हैं 6, ठीक है। तो छठी कमेटी जो है कौन हो गई? रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। 7वीं जो मुख्य कमेटी है वो स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी है और इसके भी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ लो। तो ये जो 7 मुख्य कमेटियां हैं, 7 मुख्य कमेटियां ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से मैंने आपको लिखवा भी दिया है ताकि आप जो है लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ स्टार लगा लेना, ठीक है। ये सारी कमेटियाँ जो हैं, ठीक है। तो ये सारी कमेटियाँ आप लिख लो, 7 कमेटियाँ। और इसके अलावा बहुत सारी कमेटियाँ हैं, वो जो है इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी कमेटियाँ हैं, ठीक है। तो वो भी जो है, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो आप किसी किताब से आप पढ़ लेना, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं लिखा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो इतना आती भी नहीं है, ठीक है। जो मेन कमेटी है जो पूछी जाती है क्वेश्चन एग्जाम में, वो ये वाली कमेटियाँ हैं, ठीक है। इनसे बाहर जो है आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये कमेटियाँ हो गई। अच्छा, अब देखो एक बात समझो, अब इन 7 कमेटी में से सब कमेटियाँ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन 7 में से अगर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन है, तो वो कौन सी है? वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। वो कौन सी है? वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो जरा सा हम थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। सब लोग हेडिंग डाल लेना कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग, देखो जितनी भी, जैसे मैंने बताया कि जितनी भी जो कमेटियां हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी है, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी। और इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो सबको मालूम है कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। इस कमेटी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो चीज़ जो है वो क्या है कि इसके 7 मेंबर हैं, ठीक है। इसके 7 मेंबर हैं और ये 7 मेंबर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये इंपॉर्टेंट इतने हैं कि ये क्वेश्चन समझ लो इतने बार आया है कि पूछो नहीं, ठीक है। और इस कमेटी के जो 7 मेंबर हैं वो आपको याद रखने। अच्छा, सबसे मेन चीज़ समझ लो, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है या ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है। भाई देखो, ड्राफ्टिंग माने क्या होता है? ड्राफ्टिंग माने एक ऐसा ड्राफ्ट, एक ऐसा प्रारूप तैयार करना कोई भी चीज़ का, जो काम कर रहे हो। तो ये क्या काम कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। तो संविधान का एक प्रारूप तैयार करना, एक ड्राफ्ट तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। कि जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कि अगर आपको घर बनाना है तो घर का जो नक्शा होता है दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज ड्राफ्ट ऑफ द हाउस, ठीक। तो उसका हाउस का जो ड्राफ्ट क्या होता है? उसका नक्शा होता है, ब्लूप्रिंट जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो ड्राइंग्स बनवाते हैं वो क्या होता है। उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होंगे, कैसे आर्टिकल जो होंगे वो किस पार्ट में रखे जाएंगे, है ना, शेड्यूल कैसे होंगे, शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, पार्ट्स कितने होंगे, वो सारी चीज़ें क्या है वो ड्राफ्टिंग में बनाई जाएंगी। क्लियर है? इसके जो 7 मेंबर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके 7 मेंबर, ठीक है, कब आई है? 29 अगस्त और 1947। इसके चेयरमैन कौन हैं? चेयरमैन कौन है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर साहब हैं, ठीक है। और इसके मेंबर कितने हैं? मेंबर कितने हैं? मेंबर हैं 7, ठीक है। मेंबर कितने हैं? 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 कौन है? हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं इसी वजह से, ताकि आप दिक्कत ना हो, ठीक है। N. गोपालस्वामी, N. गोपालस्वामी, ठीक है, N. गोपालस्वामी, N. गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है, अयंगर, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 है अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर। नंबर 4 कौन है? डॉक्टर K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। 5 कौन हैं? 5 हैं, 5वें पर सैयद मोहम्मद सहदुल्ला, सैयद मोहम्मद सहदुल्ला, ठीक है, सादुल्ला है। N. माधव राव, 6ठे नंबर पर N. माधव राव, N. माधव राव। 7वें नंबर पर T. कृष्णमाचारी, T. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये 7 मेंबर हैं जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, सॉरी। तो इसमें इनके चेयरमैन कौन हैं? अंबेडकर साहब इसके चेयरमैन हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। एक तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट ये है कि इनके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लास्ट के 2 हैं, ये 2 वो लोग हैं जो कमेटी जब बनी, कब? 29 तारीख को, 29 अगस्त 1947 को जब ये कमेटी बनी, उस समय ये मेंबर नहीं थे, उस समय कोई और मेंबर था, लेकिन बाद में ये मेंबर जोड़े गए। कौन था इसके मेंबर और क्या कारण था? तो हुआ क्या कि N. माधव राव जो हैं, ये भाई साहब ये तब आते हैं, इनके पहले जो थे वो PL मित्रा थे।
ठीक है। BL मित्रा इनके पहले कौन थे, तो ये चीज लिख लेते हैं, BL मित्रा, मित्र, ठीक है। BL मित्र थे। BL मित्र साहब की क्या हुआ, इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से ये रिजिग्नेशन दे देते हैं, और रिजिग्नेशन देने की वजह से ही क्या हुआ कि एक नई पोस्ट मतलब नया इंसान आता है, N माधव राव आते हैं। तो मतलब N माधव राव किसकी जगह पर आए हैं, BL मित्रा की जगह पर ये आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से TT कृष्णमाचारी जो हैं ये भी पहले नहीं थे, इनकी जगह पर ये किसके जगह पर आए हैं, DP खेतान, ठीक है। DP खेतान, ठीक है। DP खेतान जो है इनके पहले थे, ठीक है। DP खेतान ये इनकी पहले इनकी थे, लेकिन DP खेतान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। डेथ होने की वजह से क्या हुआ कि इनकी जगह पर कौन आया, TT कृष्णमाचारी आते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो उस समय कितने ज़बरदस्त, कितनी मतलब आप देखो जब आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई, आज के लोग होते तो आज़ादी मिलते ही नहीं, ठीक है। मतलब कितनी मतलब देशभक्ति की भावना होती थी उस समय, ठीक है, क्योंकि उनको सीट से लगाव नहीं है, उनको देश से लगाव है। बताओ तबीयत इनकी खराब हो गई, किनकी, BL मित्रा की, इनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब तो मतलब इनको लगा कि हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने क्या रिजिग्नेशन दिया कि हम ऐसा ना हो कि अगर हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से ना निभा पाएँ तो देश का संविधान जो है खराब बन जाए। सोचो रिजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। आज के लोग क्या हैं, आज के लोग तो एक बार नेता बन गए हैं तो क्या हुआ, जब तक चले नहीं जाएंगे तब तक क्या है, छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, ठीक। तो देख लो ये ये सारी चीज़ें उस समय हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है और उसके मेंबर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अयंगर, अय्यर, खान, खेतान, मित्रा और खान, खेतान और मुंशी मित्रा, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। मुंशी मित्रा देखो मैं ऐसे याद कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा मैं जैसे याद करता था तो कैसे, खान खेतान, खान खेतान है ना, मुंशी मित्रा, मुंशी मित्रा, ठीक है। खान खेतान, मुंशी मित्रा, ठीक है। और अय्यर, अयंगर, अय्यर, अयंगर, अयंगर, ऐसे मैं याद करता था, ठीक है। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, ठीक है। और ये अंबेडकर साहब तो उनका तो बिल्कुल चेयरमैन ही, ठीक है। तो चेयरमैन है, ठीक है, और इसके 6 मेंबर हैं। समझ में, ऐसे ऐसे करके याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऐसे ही याद कर लोगे ना, खान खेतान है ना, अय्यर, अयंगर है ना, मुंशी मित्रा, इतना याद कर लो कि बस इसी में क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें आपको ऐसे ही मिल जाएंगे ना, ऐसा रिपीटेड नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। खान खेतान ऐसे करके आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, समझ में आया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो है जब ये तुम्हारा ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या किया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में फरवरी में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कब, फरवरी 1948 में जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और बनाने के बाद में इन्होंने पेश करते हैं, ये पहली बार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मतलब पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट जो बनाते हैं और ड्राफ्ट बना के ये पेश करते हैं सबके सामने। सबके सामने जब पेश करते हैं, क्यों पेश करते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई ऑल्ट्रेशन या कोई पॉइंट ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो वो जो पेश हुआ वो किसके सामने हुआ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के ही सामने नहीं, बल्कि पब्लिक के व्यूज भी मांगे गए। तो उसमें क्या हुआ, क्या हुआ कि सब लोग, भाई देखो कोई भी चीज़ बनती है तो इतना बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन जाती है। तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट्स आए, तो उसमें क्या हुआ, फिर अमेंडमेंट्स करे गए, ठीक है। और करने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर अक्टूबर 1948 में इसको जो है फिर से दोबारा जो है पेश किया गया। समझ में आया, दोबारा इसको पेश करते हैं और फाइनली ये क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये तुम्हारा ड्राफ्टिंग कमेटी है। इसके बाद में हम लोग इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है करेंगे, और वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर बहुत करो, ठीक है।
खूब अच्छे से शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोगों को उसको बेनिफिटेड होंगी, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करे हो, और लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।